अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दैट आर्टिकल इज ऑल अबाउट डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारे पास लाइट की डायफ्रैक्शन से क्या मुराद है, यानी लाइट डायफ्रैक्ट कैसे होती है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स इसे डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीजें यहाँ पर और डिस्कस करते चलें। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज मीन बाय स्लिट। डायफ्रैक्शन होने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि स्लिट से क्या मुराद है, किस तरह से लाइट स्लिट से गुजरती है और बेंड होती है। स्लिट को डिफाइन करने के बाद हम बात करेंगे कि व्हाट हैपन्स, ऐसा क्या हो अगर लाइट बेंड ना हो बल्कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाए, तो हमारे पास क्या होगा, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और इस चीज को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ टू इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स कि हमारे पास लाइट स्ट्रेट पाथ में ही सिर्फ मूव नहीं करती बल्कि लाइट स्लिट से टकराने के बाद बेंड भी हो जाती है। और स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लास्ट में डिफाइन करेंगे डेफिनेशन ऑफ डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन को डिफाइन करके हम इससे रिलेटेड एक दो एमसीक्यूज भी डील करेंगे। स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोगों ने ये व्यू तो लाजमी देखा होगा कि अगर आपके कमरे का दरवाजा बिल्कुल बहुत स्मॉल ओपन हो, इतना कम खुला हो कि आपकी फिंगर भी उसमें से पास ना हो सकती हो, और सूरज से बहुत ज्यादा लाइट एनवायरनमेंट में आ रही हो, तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से लाइट बेंड होकर आप लोगों को नजर आती है और कमरे में लाइट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। या फिर आप इसकी मिसाल कुछ यूं ले लें कि आप लोगों के पास बहुत सारे कमरे हैं और हर दरवाजा बहुत स्मॉल ओपन है, यानी हर कमरे के दरवाजे का जो ओपन है, स्पेस है, वो बहुत ही कम है। तो आप देखेंगे कि लाइट यहां पर भी कुछ ऐसा ही पैटर्न बना रही है कि लाइट कभी किसी डायरेक्शन में बेंड हो चुकी है, तो कभी किसी डायरेक्शन में, तो कभी फर्दर ज्यादा बेंड हो चुकी है इसी डायरेक्शन में। आप यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर लाइट इस तरफ बेंड हुई है जबकि नेक्स्ट डोर से लाइट इस तरफ बेंड हो रही है। ये सारे फिनोमिना किस वजह से होते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ने ये खूबसूरत नज़ारा तो ज़रूर देखा होगा कि किस तरह से सूरज से आने वाली लाइट रेज क्लाउड से टकरा कर एक खास डायरेक्शन में बेंड होती हैं और ये ब्यूटीफुल साइट हमें देती हैं। स्टूडेंट्स, ये तीनों डायग्राम्स हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की ही एग्जाम्पल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बात से, व्हाट इज मीन बाय स्लिट। बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने बहुत बार स्लिट का वर्ड सुना होगा, लेकिन आज हम देखते हैं स्लिट की डेफिनेशन क्या है। और स्लिट को डिफाइन करने से पहले हम एक सिंपल अरेंजमेंट से देख लेते हैं कि स्लिट होती क्या चीज है और हम इसे किस तरह से समझ सकते हैं। सपोज दैट आप लोगों के पास एक क्रिस्टल मौजूद है। स्टूडेंट्स, ये किसी भी मटेरियल का क्रिस्टल हो सकता है और सपोज ये निकल क्रिस्टल है। आप जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटम्स और आयंस रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। इसी तरह सपोज करें इस क्रिस्टल में भी एटम्स कुछ इस तरह से अरेंज हैं कि वो एक रेगुलर पैटर्न बना रहे हैं। आपके पास ये एक सीरीज ऑफ एटम्स हैं जो एक कंप्लीट रो बना रही है। इसी तरह एक रो ऑफ एटम्स मैं मजीद शो कर देता हूं, एंड सिमिलरली थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो एंड सो ऑन सो फॉर। तो आप लोगों ने देखा एक क्रिस्टल के अंदर एटम्स 100% रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। इस रेगुलर पैटर्न में देखा जाए तो दो एटम्स के दरमियान कोई ना कोई गैप जरूर मौजूद है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ एटम के दरमियान भी एक गैप मौजूद है और फिफ्थ और सिक्स एटम के दरमियान भी एक गैप मौजूद है। इन गैप्स को हम क्या कहते हैं, इन स्पेस को हम क्या कहते हैं? चलें इसे एक और अरेंजमेंट से डिफाइन करते हैं। जैसे आपके पास एक सीरीज ऑफ एटम्स है, वैसे ही सपोज दैट आपके पास एक सीरीज ऑफ ऑब्स्टैकल्स है, यानी यहां पर आप लोगों के पास कुछ ऑब्स्टैकल्स मौजूद हैं।
स्टूडेंट्स, पहले और दूसरे ऑब्स्टेकल के दरमियान भी कुछ ना कुछ गैप मौजूद होगा। इस गैप को हम ब्लू कलर से फिल करते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। इसी तरह दूसरे और तीसरे ऑब्स्टेकल के दरमियान भी एक गैप मौजूद है। तीसरे और चौथे ऑब्स्टेकल के दरमियान भी एक गैप होगा और फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्स्टेकल के दरमियान भी एक गैप मौजूद होगा। स्टूडेंट्स, इन गैप्स को क्या कहते हैं जो ऑब्स्टेकल्स के दरमियान भी आ रहे हैं और एटम्स के दरमियान भी आ रहे हैं। याद रखें, ये एटम्स भी यहां पर ऑब्स्टेकल के तौर पर बिहेव करेंगे जब यहां से लाइट फ्लो होगी। तो याद रखें, दीज गैप्स बिहेव लाइक एज स्लिट्स। बच्चों, यही वो गैप्स होते हैं जो कि स्लिट के तौर पर बिहेव करते हैं, और दूसरे अल्फाज में स्लिट और कुछ भी नहीं बल्कि ऑब्स्टेकल्स के दरमियान गैप्स होते हैं। जैसे ये पहला गैप है, इसे मैं स्लिट S1 का नाम दे दूंगा। इसी तरह दूसरे गैप को S2, तीसरे गैप को स्लिट S3, चौथे गैप को स्लिट S4 का नाम दे देते हैं। चले, हमने ये तो जान लिया कि दो ऑब्स्टेकल्स के दरमियान जो स्पेस होती है, जो गैप होता है, वो स्लिट के तौर पर बिहेव करता है। तो अब हम स्लिट को डिफाइन कर लेते हैं। द गैप बिटवीन एनी टू ऑब्स्टेकल्स सच दैट the thickness of these gaps are comparable with the wavelength of light, then these gaps behaves as slit. स्टूडेंट्स, इसे मैं यूं डिफाइन करता चलूं अपने अल्फाज में कि दो ऑब्स्टेकल्स के दरमियान ऐसा गैप जिस गैप की थिकनेस वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, यानी इसकी थिकनेस और लाइट की वेवलेंथ आपस में मिलती जुलती हो, कंपेरेबल हो, तो ये गैप्स बिहेव करते हैं एज स्लिट। दीज आर कॉल्ड स्लिट्स। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हम डायफ्रैक्शन को डिफाइन करने से पहले समझेंगे कि किस तरह से डायफ्रैक्शन पैदा होती है, और डायफ्रैक्शन को समझने के लिए हम स्टार्टअप लेते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में The central region of interference fringes is bright. यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपके पास जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती थी उनका सेंट्रल रीजन हमेशा ब्राइट होता था। चलिए हम इसे जरा सेटअप के जरिए चेक कर लेते हैं। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बता दिया है कि दो ऑब्स्टेकल्स के दरमियान जो गैप होता है उसे हम स्लिट कहते हैं। तो यहां पर स्लिट S1 और S2 मौजूद है। एक लाइट रे आती है जो S1 S2 से टकराने के बाद दो कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट्स में टूट जाती हैं, और जब ये सेम डायरेक्शन में मूव कर कर इस स्क्रीन पर आपस में मिलती हैं तो ये इस स्क्रीन पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करती हैं। ये तो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, जो बात अब बताने वाली है वो ये है कि इस स्क्रीन पर जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, और जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, यानी ब्राइट रीजन्स। देखा जाए तो बिल्कुल सेंटर ऑफ स्क्रीन पर आपके पास ब्राइट रीजन है, ब्राइट फ्रिंज है, यानी सेंट्रल रीजन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ब्राइट फ्रिंज शो करता है। लेकिन स्टूडेंट्स, सपोज दैट अगर आपके पास लाइट मूव करती है इन स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट बजाय बेंड होने के ऊपर या नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, देन द सेंट्रल रीजन शुड बी डार्क। तो सेंट्रल रीजन आपके पास डार्क होनी चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे आप समझ लें, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो सेंट्रल रीजन जो कि यहां पर ब्राइट है वो ब्राइट नहीं डार्क होनी चाहिए। क्यों डार्क होनी चाहिए, चले अब हम इसे चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज कर लें आप लोगों के पास यहां पर दो स्लिट्स मौजूद हैं। ऊपर वाला गैप स्लिट S1 है, जबकि नीचे वाला गैप आपके पास स्लिट S2 के तौर पर बिहेव करेगा, जस्ट लाइक दिस। आप लोग पहले जान चुके हैं कि दो गैप्स के दरमियान जो स्पेस होती है स्लिट के तौर पर बिहेव करती है। सपोज दैट आप लोगों के पास यहां पर दो स्लिट्स मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स इन स्लिट्स के सामने आपके पास एक स्क्रीन मौजूद है कुछ इस तरह से। जस्ट इमेजिन अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो कैसा बिहेवियर होगा। स्टूडेंट्स, अगर लाइन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो इस तरह से पहली
फर्स्ट रे ऑफ लाइट मैंने शो की है जो कि ऑब्स्टेकल से टकराकर इधर ही रुक जाएगी। इसी तरह दूसरी भी रुक जाएगी। द थर्ड रे आल्सो स्टॉप्ड। इसी तरह से फोर्थ रे भी ऑब्स्टेकल से टकराएगी और रुक जाएगी। फिफ्थ रे भी टकराएगी और रुक जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स सिक्स्थ रे इस स्लिट S1 से पास होगी और पास होने के बाद स्क्रीन पे फॉल करेगी। इसी तरह सेवंथ रे, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड सो ऑन सो फोर्थ सारी की सारी रेस ऑब्स्टेकल से टकराती हैं और टकराने के बाद रेस्ट पे आ जाएंगी, रुक जाएंगी, आगे मूव नहीं करेंगी। जबकि वो रे जो गैप से गुजरती है, जो स्लिट से गुजरती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती है और स्क्रीन पे फॉल करती है। इसी तरह से बाकी सभी मैं इकट्ठी शो कर देता हूं कुछ इस तरह से, और ये सब रेस भी ऑब्स्टेकल से टकराकर रुक जाएंगी। आप लोगों ने देखा कि स्क्रीन पर कुछ ऐसी रीजन्स आई हैं जहां पर लाइट स्लिट से गुजरते हुए स्ट्रेट लाइन में स्क्रीन पे फॉल कर रही हैं। ऐसी रीजन्स आपके पास ब्राइट रीजन्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड ब्राइट रीजन। स्टूडेंट्स, इन ब्राइट रीजन से ऊपर भी लाइट पास नहीं हो सकी थी और ना ही नीचे लाइट पास हो चुकी थी और ना ही दरमियान में लाइट पास हुई थी। तो ये सारी रीजन्स डार्क रीजन्स होंगी। यानी ब्राइट रीजन तो वो है जहां से लाइट स्ट्रेट लाइन में पास हो जाती है, जबकि डार्क रीजन वो थी जहां से लाइट रेस पास नहीं होती। ऊपर भी डार्क रीजन है और इसी तरह से सेंटर में भी और नीचे भी डार्क रीजन। तो आप लोगों ने देखा, अगर हम लाइट को इस तरह से ट्रीट करें कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो बच्चों इंटरफेरेंस पैटर्न या कोई भी पैटर्न हो उसका सेंट्रल रीजन हमेशा डार्क होगा। लेकिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो सेंट्रल रीजन थी वो तो ब्राइट थी। तो हम किसको फॉलो करें? या तो सेंट्रल रीजन ब्राइट होगी अकॉर्डिंग टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या फिर डार्क होगी। या हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ठीक साबित करें, या फिर हम रे ऑफ लाइट को स्ट्रेट सपोज करें। तो याद रखें, हमारी टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया होता है। इसका मतलब है कि लाइट यहां पर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगी। लाइट को कुछ यूं करना चाहिए कि वो इस स्लिट S1 से इस तरफ बेंड हो जाए और स्लिट S2 से कुछ इस तरह से बेंड हो जाए और बेंड होकर सेंटर पे इस तरह से फॉल करें कि वो सेंटर पर ब्राइट रीजन पैदा कर दें। तो आपने देखा, अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करती और स्लिट से टकराने के बाद बेंड हो जाती है, तो वो सेंट्रल रीजन में ब्राइट रीजन ही बनाएगी, यानी सेंट्रल स्पॉट ब्राइट होगा और 100% यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक होगा। तो इसका मतलब है कि इंस्टेड ऑफ मूविंग स्ट्रेट, अगर लाइट बेंड होती है तो उस वक्त सेंट्रल रीजन ब्राइट होती है। दिस बिहेवियर शोज दैट द लाइट मस्ट बेंड फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स टू प्रोड्यूस ब्राइट स्पॉट एट सेंट्रल रीजन। यानी लाइट ऑब्स्टेकल से जरूर बेंड होनी चाहिए ताकि जब ये बेंड हो तो ये सेंटर में आने के बाद यहां पर ब्राइट रीजन शो करें। चलिए हम इस बात को एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट में हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं जिसके रास्ते में हम एक स्टील बॉल, स्मूथ स्टील बॉल रखते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्टील बॉल का जो डायमीटर है वो 3 मिलीमीटर है और इसके सामने हम एक स्क्रीन रख देते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्क्रीन पर ही हम इस सारे प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। अब सपोज करें इस सोर्स ऑफ लाइट से एक बीम ऑफ लाइट कुछ इस तरह से निकलती है और वो इस स्टील बॉल के ऊपर जाकर इंसिडेंट होती है, टकराती है। स्टूडेंट्स, मैं 2 पॉइंट सपोज कर लेता हूं इस स्टील बॉल के ऊपर। एक ऊपर पॉइंट है, एक नीचे पॉइंट है जो कि एजिस पे मौजूद है। एक एज से जब लाइट टकराती है तो टकरा कर वो बेंड होगी और कुछ इस तरह से मूव करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्क्रीन। इसी तरह से नीचे वाली साइड से भी लाइट टकरा कर ऊपर वाली साइड पे यानी स्क्रीन के सेंटर पे मूव करती है। स्टूडेंट्स, इस सारी रीजन को मैं अगेन इस तरह से शेडेड कर देता हूं, यानी लाइट सारी आती है ऊपर और नीचे वाले एज से टकरा कर सिर्फ सेंट्रल स्पॉट पे जाकर फॉल करती है, जबकि बाकी जितनी भी रीजन है ऊपर वाली और नीचे वाली, ये रीजन्स आप लोगों के पास कुछ इस तरह से डार्क शेडो बनाएंगे
और जब ये डार्क शेडो स्क्रीन पर फॉल करेगा तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से एक शेडो बना देता है। द इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट आपके पास ये लाइट जब आकर इस स्टील बॉल से टकराती है तो ये बेंड होती है, और बेंड होने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन के सेंटर पे मिलती है कि वो यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट बनाती है। यानी इवन लाइट जब ऑब्स्टेकल से टकराई तो टकराने के बाद वो शेडो तो बना रही है, लेकिन शेडो का सेंटर हमेशा यहाँ पर ब्राइट स्पॉट ही होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गई कि आप लोगों के पास लाइट स्ट्रेटली मूव नहीं करती। जब लाइट किसी भी ऑब्स्टेकल से टकराती है तो वो टकराकर बेंड हो जाती है, और यहाँ पर ये हाइगन्स प्रिंसिपल को इस तरह से फॉलो करता है। हाइगन प्रिंसिपल्स के मुताबिक इस स्टील बॉल के ऊपर अगर मैं दो वेवलेट्स पोज करूं तो ये दो वेवलेट्स जो व्हाइट कलर के डॉट्स हैं दे विल बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट, यानी यहां पर एक नया सोर्स, सेकेंडरी सोर्स पैदा करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो यहां पर कंफर्म हो जाता है कि लाइट जब किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है तो वो टकराकर स्ट्रेट मूव नहीं करती बल्कि बेंड हो जाती है। यही वजह है कि यहां पर बनने वाला शेडो, इसका सेंटर स्पॉट बी ब्राइट ही होता है। तो चलें यहां से इसको कंफर्म करने के बाद हम डायफ्रैक्शन को डिफाइन कर देते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल। आपने देखा लाइट यहां से बेंड हुई है, इससे पहले एग्जांपल में भी लाइट बेंड हुई थी। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एनी ऑब्स्टेकल एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो, और लाइट जिस तरह से स्प्रेड होती है इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ एन ऑब्स्टेकल, दैट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स ये थी डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक हम एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डील कर लेते हैं, और वो एमसीक्यू क्या है। कहते हैं हमारे पास इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट थिकनेस, अगर लाइट की वेवलेंथ थिकनेस से कम हो, स्लिट की थिकनेस से, स्लिट की मोटाई से, उस गैप की मोटाई से कम हो, तो हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होती। यानी अगर डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना है, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व डायफ्रैक्शन द वेवलेंथ ऑफ लाइट मस्ट बी लार्ज और कंपेरेबल टू द थिकनेस ऑफ स्लिट, यानी स्लिट की थिकनेस के कंपेरेबल होनी चाहिए वेवलेंथ। या तो वेवलेंथ को ज्यादा होना चाहिए या वेवलेंथ को स्लिट की थिकनेस के कंपेरेबल होना चाहिए। इसे मैं डायग्राम से यूं शो करता हूं। लेट्स सपोज यहां से जो लाइट आ रही है इसकी वेवलेंथ कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, यानी स्लिट की थिकनेस के लिहाज से इस लाइट की वेवलेंथ कम है, तो बच्चों यहां पर डायफ्रैक्शन ऑलमोस्ट ऑब्जर्व नहीं हो रही या ना होने के बराबर है। लेकिन इस डायग्राम में आ जाए, यहां पर स्लिट की थिकनेस बहुत कम है और वेवलेंथ ज्यादा है। अगर वेवलेंथ ज्यादा हो जाए स्लिट थिकनेस से तो आप लोग बाआसानी बेंडिंग ऑफ लाइट यानी डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। फॉर मोर वीडियोस प्लीज वॉच